नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो आज हम टॉपिक समझेंगे वो है वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद हम समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके साथ कुछ हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे, सच एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। राइट, तो इन सब को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू। ये हमारा जो डायग्राम है ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, राइट? इसी पे हमने समझा था। सो लेट्स जूम इन मोर, राइट? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें हमने डाइपोल को प्लेस किया ऑफ लेंथ 2a प्लस माइनस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ऑल वी नो, राइट? नाउ इसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे प्लेस किया है? एट सर्टेन एंगल थीटा विद द फील्ड लाइन। फील्ड लाइन के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, इस तरह से इसको प्लेस किया। अब हमारा जो टॉपिक है, हम क्या जानना चाहते हैं? वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट। ठीक है, इसे रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, राइट? इसे हम निकालना चाहते हैं। अब इस पे जाएं और इसके लिए डिराइव करें, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैं चाहूं कि यह डाइपोल मेरा क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो क्या वर्क डन करने की जरूरत है मुझे? क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने समझा है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे के अंदर हम अपना डाइपोल प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा, और टॉर्क का काम ही क्या होता है? रोटेट करना, राइट? तो क्लॉकवाइज के लिए तो हमें जरूरत ही नहीं है कि मैं वर्क करूं, ठीक है? तो वर्क डन करने की जरूरत क्यों है? एक एक चीज को समझिए। तो कब है? अगर मैं इसे क्या करूं? एंटी क्लॉकवाइज करूं, राइट? अगर आपको नदी में, है ना, तैर करके जाना है तो आप क्या करेंगे? नदी का जहां बहाव है उसके साथ जाने के लिए क्या आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत होती है? नहीं। आप कूद जाइए, नदी अपने आप आपको बहा के ले जाएगी, राइट? तो एक क्लॉकवाइज वाला तो वही है, क्लॉकवाइज तो अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क जो है वो नदी का बहाव है। यहां पे वर्क डन करने की जरूरत कब पड़ती है आपको? जब आप कहते हैं कि मैं उस नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा, तब आपको क्या जरूरत है? वर्क डन की। और सवाल होता है कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वही बात यहां पे है। तो जो टॉर्क है ना, वो तो नदी का बहाव है, वो क्लॉकवाइज की तरफ है, और मैं इसे कहां लेके जाना चाहता हूं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता हूं। तो उस कंडीशन में मुझे इसके ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ेगा ताकि मैं इसे विद सर्टेन एंगल रोटेट करूं, राइट? अभी ये मान लो थीटा है और मैं इसे और रोटेट करता हूं और ये थीटा से कुछ अल्फा हो जाता है, बीटा हो जाता है, राइट? रोटेट करे ऑब्वियस एंगल चेंज होगा। तो वो जो एंगल चेंज हो गया, वो जो रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके लिए तो मुझे कुछ एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा ना इसके ऊपर। तो मुझे वही जो स्पेंड जो एनर्जी करना है वही क्या है? वर्क डन है। और वही जो मैंने वर्क डन किया, मैंने इसके ऊपर एनर्जी स्पेंड किया, वही वो क्या करेगा? स्टोर कर लेगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने एक बार वर्क डन समझ लिया हमें कितनी करने की जरूरत है, तो पोटेंशियल एनर्जी इजी हो जाता है समझने के लिए, राइट? तो आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आया। सो लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल पोजीशन, राइट? अब क्विकली देख लेते हैं हमें करना क्या पड़ेगा। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन किस केस में? अगर आप मोशन इन अ
स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, इन सब चीजों की अगर बात करेंगे, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन की अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या जरूरत पड़ती है, इस इक्वेशन, राइट, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट है ना और फोर्स अप्लाई होता है ना। अगर रोटेशन की बात करें, ये सब आपने कर रखा है 11th क्लास में, राइट। मुझे यहां पे इसलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि 11th का हमने पोर्शन टच नहीं किया और मैं 12th में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो जिन्होंने कर रखा है उनके लिए एज अ रिवीजन हो गया, जिन्होंने नहीं कर रखा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो हमारे लिए क्या है, टॉर्क इनटू हमारा एंगल होगा। तो फोर्स का एनालॉगस, रोटेटरी मोशन में फोर्स का एनालॉगस क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका एनालॉगस क्या हो जाता है, उसका एनालॉगस हमारा एंगल हो जाता है, राइट। तो इसलिए हमारा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर टेक्निकली, अगर प्रिसाइसली अगर हम बात करें तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब वही बात कैलकुलस वाली, हम पहले क्या करेंगे, छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फॉर दी छोटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये हमारा है ना। अब मैंने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज में मैंने जरा सा मार्जिनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, हल्का सा, बहुत छोटू, राइट। वो जो छोटू सा जो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसके लिए मेरे को वर्क डन कोई बहुत ज्यादा तो नहीं करना पड़ा होगा, राइट। वर्क डन भी छोटू सा करना पड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो छोटू वाला है उसको हम डिफरेंशियल से डिनोट करते हैं। तो डी डब्ल्यू जो हो गया वो टॉर्क इनटू डी थीटा हो गया, राइट। वेक्टर का फॉर्म है, हमेशा मैंने कहा एक्सप्रेशन में एंगल वेक्टर से कंफ्यूज नहीं होना है, वो सब हम डायग्राम से लेते हैं, लेकिन एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए मैंने लगा दिया। तो ये क्या होगा, हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन जब हम करते हैं। जिन्होंने 11th किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है 9th तो कर ही रखा होगा। अच्छा, बहुतों को यह लग सकता है कि मैं 12th क्लास का पढ़ा रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं 11th किया नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कंपटीशन के प्रिपरेशन में है, और चूंकि मैं 11th का पोर्शन नहीं स्टार्ट मैंने किया, मैंने सीधा 12th का शुरू किया है। तो जो 10th पास आउट हैं और जो 11th में है लेकिन कंपटीशन के प्रिपरेशन में है तो वो इजीली समझ सकते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मुझे लेना पड़ रहा है। ओके, तो इसीलिए मैं इतना सिंप्लीफाई करके चल रहा हूं कि उन्हें भी इजीली समझ में आए, उन्हें भी कोई परेशानी ना हो, जो 9th 10th करके सीधा इन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो ना। सो फोर्स का एनालॉगस टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आपने 9th में भी देखा है, 11th में भी देखा है, राइट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, और ये वेक्टर्स है, टॉर्क भी हमारा वेक्टर है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, राइट। वेक्टर सीरीज पे जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें इन सबको मैंने एज एग्जांपल यूज किया है, राइट ना। अब ये तो गया जनरल एक्सप्रेशन, इससे कोई लेना देना नहीं था, राइट। ये हमने इन्वोक किया कहां से, एक जनरल कोई भी चीज हो रोटेशन में, ऐसा नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक से सब कोई मतलब नहीं है, कोई मैकेनिकल ही सिस्टम हो, मैग्नेटिक सिस्टम हो, राइट, कोई भी सिस्टम हो, किसी भी तरह का सिस्टम हो, अगर आपको छोटा सा उसमें वर्क डन चाहिए रोटेशन के केस में, तो छोटा सा जो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है अगेंस्ट द टॉर्क, राइट, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आती है, ये जनरल है। अब क्या बात आती, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, क्या कवर किया था कि टॉर्क एक्सप्रेशन क्या होता है। तो टॉर्क एक्सप्रेशन हमने क्या देखा था, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा, राइट, और ये डी थीटा तो यहां से आ ही गया, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट में कुछ स्टूडेंट ये पूछ सकते थे कि डॉट प्रोडक्ट को जब हम करते हैं तो हमारा कॉस थीटा का भी एक टर्म आता है, तो क्या और कॉस थीटा भी लगाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि वो इसलिए लगाना पड़ता है जब हमारा टॉर्क का डायरेक्शन कुछ और हो और इस डी थीटा का डायरेक्शन कुछ और हो, राइट? यहां पे बहुत सिंपल सा केस है। क्या केस है? हमारा टॉर्क का डायरेक्शन और हमारा एंगल का डायरेक्शन सेम जा रहा है, राइट? तो डिफरेंट तो जा नहीं रहा, ठीक है, जिसे हमें अलाइन करना पड़े। कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। सारी चीजें मैं बात कर चुका हूं उन वेक्टर्स वाली वीडियो सीरीज में, राइट? तो उन चीजों की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या मैंने कहा, रिपीट कर दूं, टॉर्क का डायरेक्शन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अलाइंड है, राइट? तो उस कॉस थीटा वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, सो सिंपली हमारे यहां से ये एक्सप्रेशन आ गया, तो ये बन गया, ये जनरल एक्सप्रेशन था। अब ये इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए ये एक्सप्रेशन हो गया। तो ये तो छोटू सा वर्क डन हुआ ना। अब हमें टोटल वर्क डन चाहिए। अब मान लेते हैं कि मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, बड़ा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे को तो बड़ा वर्क डन करना पड़ेगा। तो बड़ा वर्क डन जो है वो मैं छोटे से वर्क डन से कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो इंटीग्रेट करते हैं उन्हीं छोटे छोटे वर्क डन को, छोटे छोटे वर्क डन को हम मिला दें, बूंद बूंद, है ना, पानी का भरें तो वह सागर बन जाएगा। उसी का नाम इंटीग्रेशन है। ये बूंद बूंद DW है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये सागर बनेगा। इसी तरह से इसको करेंगे इंटीग्रेट, राइट ना। तो पहले जो हमारा वर्क डन था, जो इनिशियल जो था, उस जगह मैंने कोई, वो तो इनिशियल कंडीशन है, उस पे लाने के लिए मैं कोई वर्क डन, उसे मैंने रेफरेंस लिया है, ठीक है। तो वो जो रेफरेंस वाला है उसको मैंने जीरो माना, वहां का जो वर्क डन है जीरो। वहां से फर्दर आगे ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, राइट? तो जो यहां पे जो लिमिट, जो लोअर लिमिट रखेंगे वो जीरो हो जाएगा, और जो मैक्सिमम लिमिट जो मुझे निकालना है ना, वो W हो जाएगा ना। अब यहां पे आए तो P और E तो हमारा कांस्टेंट है ना। क्या इसका डाइपोल मोमेंट बदल रहा है? क्या हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है? नहीं बदल रही, राइट? तो हमारा P और E दोनों ही कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल लेंगे। अब बचा क्या? साइन थीटा डी थीटा। ऑब्वियस है कि इंटीग्रेशन डी थीटा के अगेंस्ट होगा, और साइन थीटा में थीटा का तो टर्म है, तो इसे तो बाहर ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब इसी का इंटीग्रेट होना है ना। अब कहां से कहां होगा? जब थीटा कहा है तो जनरल है ना, किसी भी एंगल को हमने कह दिया थीटा। अब मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक, मैं बात कर रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर एंगल को पे है, उसे मैं कहता हूं अल्फा 1, और वहां से मैं, मान लो ये इस तरह से है ना डाइपोल, ये जो है अभी जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा 1, और इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे। अब इस समय जो ये एंगल बना रहा है वो है अल्फा 2, ठीक है। तो जब ये अल्फा 1 एंगल इनिशियल, जहां पर में मैंने वर्क डन का रेफरेंस जीरो माना है, राइट, वो था अल्फा 1, और जहां पे मुझे वर्क डन निकालना है तो एंगल कितना हो गया था? अल्फा 2। तो लोअर लिमिट अल्फा 1, अपर लिमिट अल्फा 2, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो सिंपली हमारा W हो गया, ये हमारा PE आ गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉस थीटा होता है, सॉरी माइनस कॉस थीटा होता है, इसीलिए हमारा एक माइनस का एक टर्म आ गया, और लोअर लिमिट अपर लिमिट रखा हमने, ये बना ना। अब जब आप इसको रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1 होगा, और एक माइनस का साइन बाहर में है, जिस माइनस साइन को भी आप जब कंसिडर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा 1, एक्चुअली क्या यहां से क्या आया था? कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1, और बाहर भी एक माइनस साइन है तो वो से पलट देगा, तो कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, इसीलिए मैंने इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में घेर दिया। ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है फॉर द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट, राइट। इस एक्सप्रेशन में खास बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 वैल्यू कहां से लेनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लेनी है, राइट। हमारा डाइपोल इनिशियली जितना एंगल इलेक्ट्रिक, अभी जैसे इसे मान लो ये इनिशियल पोजीशन है, तो ये जो एंगल है यही अल्फा 1 है। फिर आपने रोटेट कर दिया, अब इसी लाइन से हम देखेंगे कि इसने कितना एंगल बनाया,
उसे अल्फा 2 कहेंगे, राइट। तो आपको जो खास बात याद रखनी है वो ये है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 जो मेजर होंगे वो कहां से होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेजर होंगे। क्लियर है, चलिए ये बात समझ गए। अब नेक्स्ट जो है वो अगर कहा जाए कि हमारा अल्फा 1 जो है वो 0 हो गया, ये कंडीशन क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझो। मैंने तो अभी रैंडम एक जनरल ले लिया, किसी भी एंगल पे होता थीटा, वहीं से हमने डिराइव किया ना। लेकिन जो सबसे बेसिक है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है, ठीक है। इसे हमने हॉरिजॉन्टली, ये इस तरह से हमारा डाइपोल, इसे मान लीजिए डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह से अलाइंड है, इसके अलाइंड। तो अब एंगल क्या हो गया, 0 हो गया ना, ये थीटा 0, ये यहां आ गया, ये इधर हो गया, इसके अलोंग ही हो गया, तो एंगल 0 हो गया, राइट। अब तो हमारा इसका मतलब अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 0 हो गया, तो cos 0 इज 1। तो हमारा जो वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा 2। तो अल्फा 2 फिर क्यों कहें, जब एक ही एंगल का टर्म है, जब अल्फा 1 रहा ही नहीं, राइट। अल्फा 1 2 तो इसलिए कहते हैं ना कि दो हैं, एंगल्स हैं डिफरेंट, तो एक के तो वैल्यू ही 1 बन गई, तो फिर अल्फा 2 नहीं कह के हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे सिंपली। तो हमारा वर्क डन का ये एक्सप्रेशन बना। लेकिन ये याद रखिए, ये एक्सप्रेशन कब है, ये एक्सप्रेशन तब है जब हमारा डाइपोल इनिशियली इस तरह से लाई कर रहा था, ठीक है, और इसे हमने फिर रोटेट किया, तब रोटेट करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये एक बात है, राइट। इसे हमने समझा। चलिए, तो वर्क डन वाला किस्सा हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमें वो समझना है पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी होगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए तो जो हमारा मेन डिराइव्ड एक्सप्रेशन है उसी को रहने देते हैं और बाकी सबको हम रब कर देते हैं। तो समझिए इसको फिर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है जब हमारा जो सिस्टम, यहां पे हमारा सिस्टम क्या है, डाइपोल है, डाइपोल है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो हमारा डाइपोल है उस पे हमने वर्क डन किया, राइट। इसीलिए वर्क डन से ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी करने जा रहे हैं, इसीलिए इसको रब नहीं किया है, राइट ना। तो जब मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया तो इसने क्या किया, उस एनर्जी को सेव कर लिया, राइट। सेव करके क्या होता है, एग्जांपल मैकेनिकल सिस्टम से, मेरा ये मार्कर यहां पे है, इस जगह पर मैं रखा हुआ है, ठीक है, और मैं इसे उठा करके यहां लेकर के जाऊं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जब मैं इसके ऊपर वर्क डन करके मैं इसको ले जा रहा हूं और यहां पे रख रहा हूं, तो इसने क्या किया, मेरे वर्क डन को इसने एज अ पोटेंशियल एनर्जी सेव कर लिया। वो एनर्जी जिसे सिस्टम सेव कर लेता है उसी का नाम पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। तो इसने सेव कर लिया। अब मैंने कैसे समझा इसने सेव कर लिया, ऐसे समझा कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, राइट, तो क्या करेगा, नीचे गिरेगा, वापस नीचे। कैसे गिरेगा, कोई जादू है, राइट, कोई भूत है जो इसे गिराएगा, नहीं। इसका मतलब इसके पास अपने आप को एनर्जी है। वो एनर्जी कहां से आई थी, अल्टीमेटली मैंने ही वर्क डन करके दिया था इसको, राइट। लेकिन जो मैंने वर्क डन करके दिया था उसे इसने क्या किया, स्टोर कर लिया, अपने पास सेव करके रख लिया, जिसे जरूरत पड़ने पे ये गिर करके उसी एनर्जी का इसने यूज किया। इसी तरह से हमारा जो यहां पे डाइपोल है, ये जब इस तरह से लाई करता है ना, हॉरिजॉन्टली में भी प्लस इधर और माइनस इधर, ठीक है, जब इस तरह से लाई करता है उस टाइम पे क्या होगा, बहुत इजी, ये ऐसे जैसे ग्राउंड पे मार्कर, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, तो ग्राउंड पे मार्कर, ये कंडीशन वो है, राइट। अब इसे अगर मैं क्या करूं, इसे रोटेट करता हूं, तो रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। मैंने वर्क डन किया, राइट। वर्क डन करते करते क्या हो गया, ये इस तरह से बन गया, वर्टिकली खड़ा हो गया, राइट। तो वर्टिकली खड़ा हुआ,
यहां पहुंचाने तक के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा था। जिस वर्क डन को इसने क्या किया, स्टोर कर लिया अपने पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इसे मैं और रोटेट करूं और मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो जितना मैं वर्क डन करता चला जाऊंगा उतना ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता चला जाएगा, राइट। एक ये बात हो गई। तो करते करते ये ऐसे लाई कर गया, राइट। तो वहां तक ले जाने के लिए मुझे और वर्क डन करना पड़ा, और वर्क डन करना पड़ा मतलब इसने और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली, ठीक है। इतनी बात मुझे यहां से समझ में आती है। ये तो कंसेप्चुअली मैंने समझ लिया, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूं, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। मैंने समझा कि जब ये पॉजिटिव इधर और निगेटिव इधर लाई कर रहा था, उस टाइम पर में सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट। वो ग्राउंड वाला सिचुएशन था। लेकिन इसे मैंने जैसे जैसे रोटेट किया, राइट, एंटी क्लॉकवाइज में, तो मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ा और उसी एनर्जी को एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता चला गया, ठीक है। लेकिन कितनी वैल्यू थी इस टाइम पे, कितनी वैल्यू थी जब ये वर्टिकली था, कितनी वैल्यू थी जब ये इस तरह से लाई कर रहा था, या कितनी वैल्यू है जब ये किसी भी एट सर्टेन एंगल लाई करता है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी की कितनी वैल्यू है, इसे हमें जानना है, राइट। अब ये कैसे जानेंगे? तो इसे जानने के लिए पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी जो हमारा चैप्टर होता है, अगेन वहां पर मैं बहुत हम लंबा डिस्कशन करते हैं इसे समझाने के लिए। अब उतना टाइम तो मैं यहां पे स्पेंड करूंगा नहीं, लेकिन बहुत ब्रीफली इस बात को मैं रख दूं यहां पे कि हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस मानते हैं, जहां पर में हम उसे मानेंगे वो जीरो है, राइट। और उस जीरो रेफरेंस से फिर हम क्या कहेंगे, अगर उस जीरो तक भी ले जाने के लिए हमें अगर इनर वर्क डन करना पड़े, राइट, किसी ऐसे पोजीशन पे लाई कर रहा है कि वहां से उसे जीरो तक भी ले जाएं तो हमें वर्क डन करना पड़े, तो इसका मतलब वो क्या है, निगेटिव में है। तो इसका मतलब वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। और जीरो के आगे अगर हमें फिर वर्क डन करना पड़े तो इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव होती जा रही है, राइट। नाउ अब यही सिचुएशन यहां पर में समझो, लेकिन जीरो माने किस वाले को? तो जैसा मैंने कहा था कि अगर इसको हम ग्राउंड मान लें, ये वाला सिचुएशन है ना, हमारे डाइपोल इस तरह से लाई कर रहा है तो एक ग्राउंड हो गया, जैसा कि हमारे मैकेनिकल में होता है। मान लो ये ग्राउंड है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये हमारा ग्राउंड है। तो हम क्या करते हैं, उसे हम वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, राइट। और उसके ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाता है। तो क्या हम ऐसा करें कि यहां पे हम जीरो मान लें, राइट, और फिर हम जैसे जैसे रोटेट करें क्या होता जाए, पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ती चली जाए, राइट। इसके एनालॉजी में तो लग रहा है कि ये ठीक है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एनालॉजी है ना, ग्राउंड को जीरो और ग्राउंड से ऊपर जब हम जा रहे हैं उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, ये सही पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, राइट। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपने 9th या 11th में पढ़ा है, जहां पे एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी की होती है, क्या होती है, mgh। ये क्या है, ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है। कहां पे यूज होता है, जब हमारा हाइट जो है h जो है वो रेडियस ऑफ प्लेनेट, अगर हमारा अर्थ है तो उस रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है, राइट। स्पेसिफिक कंडीशन है, वहां पे होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होता है -gm1m2 अपॉन r, राइट। ये आपने एक्सप्रेशन देखा होगा, माइनस में होता है, राइट। लेकिन फिर वही बात है ना, हम उस डिटेल में जा नहीं सकते क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है। तो वो एनालॉजी एक्चुअली यहां पे मैच नहीं करेगा। हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन चाहिए, मेजरिंग एक्सप्रेशन, जिससे हम प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकें। तो क्या करें, हमने क्या किया, अब इस बात को समझो।
हमने क्या किया, इस वर्टिकल वाले केस को लिया, राइट। ऑल्दो ये ग्राउंड जैसा केस नहीं है, राइट। हम समझ रहे हैं कि ये वो केस नहीं है जहां पे हमें स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। स्टेबिलिटी कहां पे है, जब पॉजिटिव यहां पे और निगेटिव यहां पे, जब ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से लाई करेगा तब स्टेबिलिटी है, राइट। क्यों, क्योंकि फिर ये रोटेट नहीं करना चाहेगा ना। अभी अदरवाइज ये किसी और केस में क्या हो रहा है, टॉर्क अप्लाई हो रहा है और ये रोटेट करना चाह रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब वर्टिकली आपका इस तरह से आपने इसको अलाइन कर रखा है तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है, राइट। तो स्टेबल नहीं है तो जो हमारे जनरल कंसेप्ट है उससे लग रहा है कि यार इसको जीरो देना ठीक नहीं है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं, इसी को हम जीरो कहेंगे। ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है। क्यों कह रहे हैं, इसको क्यों कह रहे हैं और इसको क्यों नहीं कह रहे, इसे हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, राइट ना। अगर हमने इसको जीरो कह दिया है वर्टिकल वाले सिचुएशन को, तो क्या होगा कि इसके बाद फर्दर अगर आप इसको रोटेट करते जाएं तो ऑब्वियस है पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता चला जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसके पीछे है, इस सिचुएशन के पीछे है, राइट, तो पीछे तो इधर ले जाने के लिए आपको वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही मरा जा रहा है ना, क्लॉकवाइज मूव करने के लिए टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। मुझे तो अगर यह हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और अगर मैंने वर्टिकल वाले को जीरो मान लिया, राइट, तो ये जो हॉरिजॉन्टली जो लाई कर रहा था, जो स्टेबल केस था, वो क्या हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वर्टिकल वाले को मैंने क्या मान रखा है, जीरो मान रखा है, राइट। तो वर्टिकल सिचुएशन में अगर इस तरह से लाई कर रहा है तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है उसे मैंने जीरो माना है, राइट, प्लस माइनस। और तो अगर इस तरह से है प्लस माइनस, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, फिर मेरी निगेटिव हो जाएगी ना, राइट। और इसे फर्दर अगर आप ले जाएं, ये प्लस ये माइनस, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात सबको समझ में। तो वर्टिकल वाले को मैं क्या कर रहा हूं, जीरो मान रहा हूं। लेकिन अभी हमारा सवाल बचा रह गया कि क्यों वर्टिकल वाले को मैं क्यों जीरो मान रहा हूं, राइट। जबकि सबसे स्टेबल जो है हमारा वो ये है, इसे क्यों नहीं ले रहा हूं जीरो, इसे समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा वो तो वर्क डन से निकल के आएगा, राइट। यह हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन, राइट। क्यों वर्क डन से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो वर्क डन से ही तो जुड़ा हुआ है। मैं जितना वर्क डन करूंगा वही तो वो एज ए स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो समझो इस बात को। अब मैं क्या करूं, मेरा जो अल्फा वन है वो क्या है, वो इस तरह से लाई करता है, ठीक है। तो अल्फा वन जब स्टेबल वाला जो सिचुएशन है उस टाइम में अल्फा वन क्या होता है, उस टाइम में अल्फा वन होता है जीरो, राइट। जब ये वर्टिकली लाई करता है उस समय में मेरा अल्फा वन हो जाता है 90 डिग्री, राइट। और फर्दर जब ये इस तरह से जाएगा उसकी बात करेंगे, वो है ना अनस्टेबल वाला सिचुएशन है, अभी इन्हीं दोनों को करते हैं। तो अल्फा वन जीरो वाला देख चुके थे, वर्क डन क्या निकल के आता है, राइट। अब अगर मैं वर्टिकल वाला लेता हूं ना तो क्या एडवांटेज है इसको समझो। अल्फा वन मेरा 90 डिग्री होते ही कॉस 90 डिग्री जो है वो क्या हो जाता है, कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाता है, राइट। जीरो होने से मेरा वर्क डन जो है, राइट, वो क्या बनता है, वो बन जाता है माइनस पी ई कॉस अल्फा 2 होता है। लेकिन जब दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर मैं सिर्फ क्या ले लूं, अल्फा ले लूं, कह देता हूं इसको ना। तो अब ये समझो कि इसको अगर मैं लूं तो यहां से मेरा क्या बना, ये एक्सप्रेशन निकल करके आया,
ठीक है, ये निकल के आया, सो व्हाट, राइट। तो ये है कि अब जो वर्क डन है वो सिर्फ क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक ही चीज पीई के अलावा सिर्फ एक एंगल पर में डिपेंड कर रहा है, राइट, कॉस अल्फा पे। अब मैं कहूं कि अगर मेरा अल्फा अगर 0 हो जाए, राइट, अल्फा 0 होने से ये क्या होगा, देखो क्या होगा अल्फा 0 होने से, तो वर्क डन मेरा माइनस होगा ना, माइनस पीई। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, राइट। अब मैं बात करता हूं एक एक करिए। जब मैंने क्या किया, अल्फा 1 को 90 डिग्री मान लिया, जो वर्टिकल केस है, राइट, इससे मेरा ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 होने से मेरा एक्सप्रेशन वर्क डन का बना ये, राइट। अब क्या क्या हुआ, अब देखो, अब अगर अल्फा को मैं कहूं कि अल्फा जो है मेरा वो है 0, तो अल्फा मेरा 0 है, तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी वाली कंडीशन हो गई ना, हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है। उस टाइम पे मेरा जो वर्क डन है, मेरा वर्क डन हो जाता है माइनस पीई। क्यों, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 है, और जब मैं इसको क्या रखूं, 90 डिग्री रखूं। अब मैं अल्फा को करता हूं 90 डिग्री, इस वाले अल्फा को, राइट। तो ये क्या देता है, ये देता है मेरा वर्क डन इक्वल टू 0, जो इसे मानने से मैच कर गया। इसे भी मैंने 0 ही बना करके कहा था ना, राइट, और इस बात को मैच कर गया। अब अगर मैं फर्दर इसको दूं, मान लो कि मैं अल्फा को बना दूं क्या 180 डिग्री, मतलब अभी भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अब प्लस वाला इस तरफ है और माइनस वाला इस तरफ है, राइट। तो मेरा क्या होगा, 180 डिग्री करने पे cos 180 डिग्री -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पीई हो जाएगा, राइट। तो जो हमारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट से जो हमने पकड़ा था कि वर्टिकल को अगर 0 ले तो ये जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव, अगर हमारा डाइपोल इस तरह से है, और अगर इस तरफ रोटेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव। वो मैच कर जाता है ना, राइट। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, इससे हमारा जो कंसेप्ट हमने समझा था वो हमारा एक्सप्रेशन से मैच कर गया, राइट। ये रीजन है कि हमने वर्टिकल वाले को चूज किया 0, राइट, क्योंकि एक्सप्रेशन को डिजाइन करने में, कंसेप्ट के साथ उसे अलाइन करने में हमें आसानी हुई, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया। तो इसको रीराइट कर दूं आपके लिए कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन बना, सेम चीज, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का हम एक्सप्रेशन क्या कहेंगे, माइनस पीई कॉस, राइट। अब अल्फा कह लो या थीटा कह लो, कुछ भी जनरल, राइट, थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और ये मैच कर रहा है, माइनस है ना, जनरली हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल वाले में जैसे मैंने बताया माइनस, मैग्नेटिक किसी का भी लो है ना, पोटेंशियल एनर्जी जनरली, यही रीजन है, राइट। सो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया हो। अब एक क्विक, एक जरा सा इसी का एक्सटेंशन है। आई नो कि वीडियो हमारा लंबा जा रहा है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, राइट। सो बस भाई जो की पॉइंट्स है ना, कि हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं, राइट। अब समझो कि ये जो हमारा डाइपोल है ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से अलाइंड है, और प्लस जो है मैं आपको क्विकली मैं ड्रॉ कर दूं, राइट। सो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें जो है वो हमारा लाई कर रहा है डाइपोल इस तरह से, ठीक है। इस स्टेट को मैं क्या कहूंगा, इस स्टेट को मैं कहूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर इसको मैं थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दूं, छोटू डिस्प्लेसमेंट किसी भी तरफ, चाहे इधर करूं चाहे इधर करूं,
राइट। किसी भी तरफ डिस्प्लेस करूं थोड़ा सा भी तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसी पोजीशन पे रहना चाहेगा, ये मीनिंग है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, राइट। ना इसे कैसे समझते हैं, इसे ऐसे समझ लो कि अगर आपका स्टोन ग्राउंड पे पड़ा हो तो वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो कहीं जाना नहीं चाहता, राइट, कहीं मूव नहीं करना चाहता। अब समझ लो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है, अब ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। अगर प्लस वाला इधर है और माइनस वाला इधर चला गया तो ये हो गया 180 डिग्री, हमारा थीटा का एंगल हो गया। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। मतलब अब अगर मैं जरा सा भी इसको छोटू डिस्प्लेसमेंट दे दूं, किधर भी, ये प्लस वाला है, ये इधर है, राइट, जरा सा भी दे दूं, राइट, तो ये क्या होगा, सीधा घूम के भागेगा, राइट। इस वाले को ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जब लाई कर रहा है तब तो ठीक है, चुपचाप ये ऐसे लाई कर रहा है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है तब तो ठीक है। लेकिन अगर छोटू सा भी इसको डिस्प्लेसमेंट मिला, ये एकदम सुट से भागेगा। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम तो मेंटेन किया अगर ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टली है, राइट। इस वजह से इसे कैसे समझें, इसे ऐसे समझो कि एक पहाड़ है, राइट, और इस पहाड़ के बिल्कुल पीक पे आपका स्टोन है, तो क्या है, वहां पे खड़ा है ना, वहां पे मेंटेन है, गिर नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कैसी इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसे जरा सा भी आपने हिलाया, दोनों तरफ में से कहीं पर भी, है ना, चाहे इधर दिया चाहे उधर दिया, कहीं भी दिया, ये क्या होगा, सड़ाक से नीचे गिरेगा। क्यों? अनस्टेबल था। इक्विलिब्रियम तो था लेकिन अनस्टेबल था। वही कंडीशन इसके साथ है नाउ। और स्टेबल वाले में क्या है कि नीचे ही पहले से ही पड़ा हुआ है ना, तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगा ना, इक्विलिब्रियम भी है और स्टेबल भी है ना। अब जो है हमारा वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला क्या है, न्यूट्रल वाला है जब ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो ये हो गया इस तरह से ना, हमारा डाइपोल है। अब इस कंडीशन में जब है, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो बताई थी, राइट। अब यहां पे क्या होगा, अगर आप इसको छोटू सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं किसी भी तरफ, राइट, तो क्या होगा ना, ये स्टेबल की तरह वापस वहां जाना चाहेगा, है ना, कि आपने डिस्प्लेस तो कर दिया, लेकिन क्या होता है स्टेबिलिटी में वापस वहीं भागता है ना अनस्टेबल की तरह सट से भागेगा ना, वो काम करेगा। हल्का सा कर दिया रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, है ना अपने ओरिजिनल पे वापस आना चाहेगा और ना सुट से भागना चाहेगा। ये वाला जो इक्विलिब्रियम था इसे कहेंगे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। तो आई होप डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के जितनी चीजें थी वो आपने समझ ली, राइट। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।